हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नया महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर आप AIB 17 देने वाले हैं, अगर आपने AIB 17 के लिए अप्लाई किया है, यानी कि 17वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए अगर आपने आवेदन किया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं करवा रहा हूँ आपको AIB 17 की तैयारी। इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको 23 दिसंबर 2018 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई AIB 13 के कुछ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कराया था। आज मैं फिर से आपको इसी वीडियो में AIB 13 के कुछ और प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कराऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, ऑप्शन बी प्रिस्टली बनाम फाउलर, ऑप्शन सी एशबे बनाम वाइट, या ऑप्शन डी वैगन बनाम माउंड। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि प्रिस्टली बनाम फाउलर। इस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोड की शक्तियां किस धारा में प्रदत्त की गई हैं? ऑप्शन ए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36, ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42, ऑप्शन सी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42A, या ऑप्शन डी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42। अगला प्रश्न है, इंजूरियस इन डैमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा मामला प्रमुख मामला है? दोस्तों, विधि के क्षेत्र में ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, इंजूरियस इन डैमनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज, बिना क्षति के हानि। ऑप्शन ए है रायलैंड बनाम फ्लेचर, ऑप्शन बी एशबी बनाम वाइट, ऑप्शन सी डोनॉक बनाम स्टीवेंसन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी जो है एशबी बनाम वाइट, ये इंजूरियस इन डैमनम से जुड़ा हुआ प्रमुख मामला है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? कठोर दायित्व यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऑप्शन ए है एलन बनाम फ्लड, ऑप्शन बी रायलैंड बनाम फ्लेचर, ऑप्शन सी बोरिल बनाम यंग, या ऑप्शन डी डोनॉक बनाम स्टीवेंसन। तो ऑप्शन बी यानी कि रायलैंड बनाम फ्लेचर, ये कठोर दायित्व का अग्रणी मामला है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध करार दिया गया था। ऑप्शन ए है अनवर PV बनाम PK बशीर, ऑप्शन बी श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, या ऑप्शन डी राज्य दिल्ली NCT बनाम नवजोत संधू। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ, इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अर्थात EIA किसके अधीन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारतीय वन अधिनियम, ऑप्शन बी वायु अधिनियम, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे कारित करने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए दंगा, ऑप्शन बी झगड़ा, ऑप्शन सी हमला, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि झगड़ा। अगला प्रश्न है, वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए IPC की धारा 153A, ऑप्शन बी IPC की धारा 153AA, ऑप्शन सी IPC की धारा 153B, या ऑप्शन डी IPC की धारा 144A। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल न्यायाधीश के द्वारा किसमें स्पष्ट किया गया था? ऑप्शन ए रेग बनाम गोराचंद गोपे, ऑप्शन बी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन सी गोविंदा बनाम रेग, या ऑप्शन डी रेग बनाम हैवर्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि रेग बनाम गोविंदा। इस केस में मेलविल महोदय ने जो IPC की धारा 299 है और धारा 300, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई किसी भी संविधान की
संघीय विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी सरकार का डबल सेट, ऑप्शन सी कठोर संवैधानिकता या ऑप्शन डी एकल नागरिकता। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि एकल नागरिकता। यानी कि एकल नागरिकता किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी मूल कथन यानी कि मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्टेटमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 इसका सही ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 25 के जो शुरुआती शब्द हैं वो यही है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी विधवा बहू या ऑप्शन डी बच्चे। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि विधवा बहू। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला संपत्ति, ऑप्शन बी वसीयती उत्तराधिकार, ऑप्शन सी पुरुष उत्तराधिकार या ऑप्शन डी महिला उत्तराधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि वसीयती उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 23 में प्रावधानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धारा में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 54A या ऑप्शन बी धारा 55A या ऑप्शन सी धारा 53A या ऑप्शन डी धारा 60 है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि धारा 53A। अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया है तो इसी धारा के अंतर्गत उसके डॉक्टर के द्वारा टेस्टिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा तक नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन ए एक बार में 7 दिनों तक, ऑप्शन बी एक बार में 30 दिनों तक, ऑप्शन सी एक बार में 15 दिनों तक या ऑप्शन डी एक बार में 60 दिनों तक। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में एक बार में अधिकतम 15 दिनों तक ही रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दत्ता होमम, ऑप्शन बी बच्चे को वास्तविक रूप में लेना और देना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हिंदू पुरुष एक लड़की या बच्ची को गोद ले सकता है, ये दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 20 साल या ऑप्शन डी 21 साल। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि अगर कोई हिंदू पुरुष किसी लड़की को या बच्ची को गोद लेना चाहता है तो उस पुरुष और उस बच्ची की उम्र में या उस लड़की की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? ऑप्शन ए दादी, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी विधवा या ऑप्शन डी पुत्री। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद, ऑप्शन ए विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ऑप्शन बी तलाक के द्वारा विवाह टूटने के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ऑप्शन सी केवल मृत्यु से विवाह टूटने के बाद विशेषाधिकार नहीं रहते हैं, या ऑप्शन डी दोनों मामलों खा और गाँव में विशेषाधिकार नहीं रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये सीरीज आपके लिए 100% लाभदायक साबित होगी और ये वीडियो भी। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई रहे कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।